अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने सेलेक्ट किया है, ये प्रीवियस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। अभी अभी जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की अवेलेबिलिटी हो तो क्या हो, तो अब यहां पर हमने देखा कि दो इलेक्ट्रोलाइट है NaCl और HCl, इन दोनों का इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वैल्यू हमें दिखा रखा है, और वैल्यू का जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। NaCl का जो आ रहा है वो कितना 126.15 और HCl का जो आ रहा है वो 426.15। बच्चों देखो ध्यान से दोनों बात, एक तो HCl और NaCl दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एग्री करोगे? यस। अब इसके बाद भी अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इसका मतलब NaCl का Na प्लस और Cl माइनस और HCl का H प्लस और Cl माइनस बिल्कुल डिफरेंटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कोलरोश लॉ। इनका इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होगा, इनमें आपस में कोई H प्लस का Cl माइनस के साथ में Na प्लस का Cl माइनस के साथ में अब कोई रिलेशन नहीं रहा है। तो मैं क्या बोलता हूं, यहां पर अगर मैं NaCl को डिसोशिएट करूं तो Na प्लस एंड Cl माइनस में डिसोशिएट होगा। इसी तरीके से अगर मैं HCl को डिसोशिएट करूं तो ये H प्लस एंड Cl माइनस में डिसोशिएट होगा। दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को जब आप डिसोशिएट कर रहे हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इसका और इसका सेपरेटली पार्टिसिपेशन होगा। H सिमिलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर H प्लस और Cl माइनस का बिल्कुल सेपरेटली क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके स्टूडेंट्स अपन ये तो कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में जो एनाइन है वो तो क्लोराइड है, इसका मतलब क्लोराइड का पार्टिसिपेशन इसमें जितना रहा होगा, क्लोराइड का पार्टिसिपेशन डेफिनेटली HCl वाले केस में भी उतना ही रहा होगा। तो जो डिफरेंस आ रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ये डिफरेंस जो बना वो एनाइन की वजह से तो नहीं बना, ये किसकी वजह से बना, कैटाइन की वजह से। तो अब पूरा सीन और पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर है कि HCl का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इतना ज्यादा आ रहा है, इसके पीछे जो मेन लॉजिक है वो क्या है, क्लोराइड तो कैंसिल आउट हो गया दोनों में कॉमन आने की वजह से, तो अब जो रोल होगा वो H प्लस का होगा। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वो H प्लस का Na प्लस के कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो डाइल्यूशन के साथ में इंक्रीज होता है, इसका लॉजिक क्या है। देखो बच्चों, जो कंडक्टेंस है इसका इंक्रीज होने का जो रीजन है उसमें एक तो नंबर ऑफ आयंस बहुत बड़ा मैटर करते हैं, इसके साथ साथ में आयंस की मोबिलिटी, ये दो बातें बहुत मैटर करती है। तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो ऑलरेडी इन एक्वा सोल्यूशन 100% क्या होते हैं, आयनाइज्ड होते हैं। तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अब ये तो एक्सपेक्ट ना करें कि ड्यू टू इंक्रीज इन द डाइल्यूशन यहां पर जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। लेकिन फिर भी मोबिलिटी बढ़ रही है, इसका या इसका जो कंडक्टेंस वो बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे एक सर्टेन लिमिट तक क्या होगा कि जो उसमें प्रेजेंट आयंस है उनकी मोबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब तक आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है तब तक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो जो डिबे हक्कल इक्वेशन है उसमें भी हम लोग ये कंपेयर करते हैं। ग्राफ में आपको समझा देता हूं, जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। कैप इक्विवेलेंट का रूट ऑफ C के साथ में जब ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको देखने को मिलता है। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से ये क्या हुआ, एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ना स्टार्ट हुआ। उधर अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो डेफिनेटली इधर की तरफ क्या हो रहा होगा, डाइल्यूशन बढ़ रहा होगा। और इस डाइल्यूशन के बढ़ने के साथ साथ में इसका कंडक्टेंस भी बढ़ा, और थोड़े टाइम पीरियड के बाद में डाइल्यूशन बढ़ने के बाद भी ये एक मैक्सिमम वैल्यू को क्या कर जाता है, अचीव कर जाता है। और इस मैक्सिमम वैल्यू को अपन ने क्या नाम दे रखा, कैप नोट। यानी कि ये मैक्सिमम प्रोबेबल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसमें डाइल्यूशन के कारण किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो मतलब पूरे क्वेश्चन का जो कंक्लूजन है वो ये आएगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस अगर डाइल्यूशन के साथ बढ़ रही है तो इसका लॉजिक कभी भी डिसोसिएशन नहीं हो सकता। इसका जो लॉजिक होगा वो क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन द मोबिलिटी, और मोबिलिटी भी एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ेगी जिसे हम मैक्सिमम पॉसिबल की रेंज तक लाने के बाद में ये देखेंगे कि इस मैक्सिमम पॉसिबल के बाद में अगर आपने और डाइल्यूशन बढ़ाया तो मोबिलिटी जो अपने मैक्सिमम वैल्यू तो को रीच कर चुकी है, अब डाइल्यूशन बढ़ाने पर भी कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। यहीं पर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात होती तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन के साथ में क्या होता है, आयनाइजेशन बढ़ता है। आयनाइजेशन बढ़ने के साथ साथ में उसकी आयंस की मोबिलिटी भी बढ़ती है। कब तक आयनाइजेशन बढ़ेगा,
ऑस्टवाल्ड जो लॉ है उसके हिसाब से कहीं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक बढ़ेगा, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक इसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ते चले जाएंगे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक इसमें नंबर ऑफ आयंस की बढ़ने के कारण जो कंडक्टेंस वो आपको बढ़ती हुई मिलेगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी फिर किसकी तरह एक्ट करने लगेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करने लगेगा। एक और पॉइंट यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये डिबे-हाक्कल इक्वेशन है, ओसेंगर इक्वेशन है, ये ओसेंगर इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ वैलिड किसके लिए है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। आप कहोगे सर हमने तो ग्राफ में वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी कंपैरिजन होते हुए देखा है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंपैरिजन है उसमें इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाती है, कैप इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कैप इक्विवेलेंट इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी। तो वैलिड कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, और इन्फिनिटी पर अभी मैंने आपसे कहा कि इन्फिनिटी डाइल्यूशन के ऊपर कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो भी किसकी तरह एक्ट करने लग जाता है, स्ट्रॉन्ग की तरह। तो आप इस बात को बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि डिबे-हाक्कल-ओसेंगर इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हमें दिए हुए हैं और इन कॉम्प्लेक्सेस को कंपेयर करना और पूछ रहा हुआ है कि मैक्सिमम कंडक्टिविटी किसकी होगी। तो मैक्सिमम कंडक्टिविटी का जो क्राइटेरिया रहेगा वो आपके पास में इस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ आयंस रहेगा। तो जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास में अवेलेबल है इसमें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CrNH3 होल थ्राइस Cl3। ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आयनाइज्ड होने वाला नहीं है, तो ये इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल की तरह ही एक्ट करेगा, यहाँ आयंस कोई बनेंगे नहीं, इसलिए कंडक्टर की तरह बिहेव भी नहीं करेगा। यहां आप देखोगे तो ये कितने आयन अवेलेबल करवाएगा, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का और एक जो आपके पास में आयनाइजेशन स्फीयर है इसका। तो इसमें टोटल आयंस की अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2 आयंस इसके अंदर मिलेंगे। इस वाले केस को अगर स्टडी करूं तो 2 आयन तो ये मिल जाएंगे और ये एक आयन मिलेगा, तो टोटल आयन कितने हो जाएंगे, 3 आयंस इसके हो जाएंगे। इसको कंपेयर करूं तो 3 आयन तो ये देगा और एक आयन ये देगा, तो टोटल आयंस कितने हो जाएंगे, 4 आयंस हो जाएंगे। तो फिर बच्चों वही वाली बात आ गई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस की जो अवेलेबिलिटी कराएगा उससे रिलेटेड कंडक्टेंस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, CrNH3 का होल 6 Cl3। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो नंबर ऑफ आयंस पर बेस्ड रहेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये कोलरॉस की एप्लीकेशन का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसके साथ साथ में यहाँ पर बहुत अच्छा यूनिट कन्वर्जन भी आपको देखने को मिलेगा। एक ट्रिक भी मैं इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन के टाइम पर आपको सिखा देता हूं। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट अवेलेबल है, एक लिमिटिंग कंडक्टेंस एसिटिक एसिड का अवेलेबल है, कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है और हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बात की हुई है। जब भी कभी क्वेश्चन देखें सबसे पहले प्लान करें कि यार यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस को पहुंचने के लिए फॉर्मूला जो है वो कैप M इक्वल्स टू K इंटू 1000/m है, लेकिन हमारे पास में क्वेश्चन में कैप M नहीं है, कैप नोट M है। तो इसके लिए एक रिलेशन है, एक एप्लीकेशन है, कोलरॉस लॉ की एक एप्लीकेशन, अल्फा इक्वल्स टू कैप MC अपॉन कैप नोट M इंफिनिटी या कैप नोट M बोल सकते हैं इसको। मतलब C कंसेंट्रेशन पर क्या कंडक्टेंस है और इनफाइनाइट कंसेंट्रेशन डाइल्यूशन है उस सिचुएशन में क्या कंडक्टेंस है, उनका जो रेशियो है उसको अपन ने अल्फा के रूप में लिया हुआ है। क्वेश्चन की डिजायर है कैप M, लेकिन हमारे पास में कैप नोट है, तो पहले हमें क्या लाना पड़ेगा, अल्फा। और अल्फा अवेलेबल नहीं है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट से अल्फा तक पहुंचा जा सकता है एसिटिक एसिड के लिए। एसिटिक एसिड के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है के डिसोसिएशन वो किसके इक्वल होगा, C अल्फा स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको डिसोसिएशन इसलिए लिख रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए कि कॉपा भी लिया जाता है, तो यहाँ पर ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, के डिसोसिएशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल्स टू के डिसोसिएशन अपॉन C का अंडर रूट हो जाएगा। वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट की अवेलेबल है और C की है, वैल्यू पुट करने पर जो अल्फा का वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 4.2 इंटू 10⁻²। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, कैप MC अपॉन कैप नोट M जो आएगा, तो यहां से कैप MC इक्वल्स टू अल्फा इंटू कैप नोट M आ जाएगा। कैप जो अल्फा है वो तो अपने पास में 4.2 इंटू 10⁻² आ ही रहा था और कैप नोट M क्वेश्चन में अवेलेबल करवा रखा है। इसकी जो यूनिट है वो आ जाएगी ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर पर मोल, क्योंकि यही यूनिट किसकी दी हुई है, कैप नोट M की दी हुई है। अब बात होती है शुरू यूनिट कन्वर्जन से। बच्चों ध्यान देना, अगर मेरे को
कैप नोट एम या कैप एम का वैल्यू ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर पर मोल में दिया हुआ है, और मुझे के भी अगर मान लो मीटर इनवर्स में चाहिए था या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के अंदर चाहिए था, तो उस सिचुएशन में एक डायरेक्ट आपको मैं अप्रोच बता रहा हूं, कैप एम इसको क्या ले सकते हैं, के इंटू 10⁻³ लेकिन यूनिट का ध्यान रखना, यहां पर यूनिट क्या होनी चाहिए, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर पर मोल, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहां पर के, जो के का वैल्यू आएगा वो क्या जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आ जाएगा, और यहां पर 10⁻³ आ ही रहा है अपॉन एम, वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो जो आपके पास में के आ रहा है ये 1.55 इंटू 10⁻² ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आ रहा है। लेकिन जो ऑप्शंस है उनमें ओम इनवर्स मीटर इनवर्स पूछा हुआ है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पूछा हुआ है। सेंटीमीटर इनवर्स तो डेफिनेटली मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर 10⁻² से फर्दर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में आंसर आया 1.55 इंटू 10⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरीके की 2-3 क्वेश्चंस की रेंज आपके पास में मॉड्यूल में मिल जाएगी, रेस में मिल जाएगी। एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ जो एज इट इज एग्जाम में पूछा गया था, तो आप पर्टिकुलर इस सेक्शन जिसमें यूनिट कन्वर्जन का आपको एक अच्छा पूरा का पूरा सेक्शन मिलता है, उन क्वेश्चंस को आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। ये कोलरोस की एप्लीकेशन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको 3 स्टार भी मार्क किया है। अब जो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में मतलब ये कोलरोस की एप्लीकेशन का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, और इसका जो सी कंसंट्रेशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू दिखा रखा है, और इसके अलावा 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स ले रखे हैं, BeCl2 NaOH एंड NaCl जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और इनका कैप नॉट एम का वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल करवा रखा है, और पूछा हुआ है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा। तो क्वेश्चन को समझने के बाद में एक प्लान दिमाग में सबसे पहले बनाएं कि प्लान क्या बनेगा, अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इक्वल्स टू कैप एम सी अपॉन कैप नोट एम जो हमें लेना है। तो अब कैप एम लेना है, तो कैप एम का वैल्यू तो क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट अवेलेबल है, लेकिन कैप नोट एम अवेलेबल नहीं है। अब किन्हीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स से किसी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना है, तो ये भी एक कोलरोस के एप्लीकेशन का पार्ट है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको इस एप्लीकेशन को भी समझा दे रहा हूं, और साथ साथ में कैसे मैनेज करते हैं क्वेश्चंस को उसके बारे में बता दे रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है, बेरिलियम जो हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मेरा टारगेट रहेगा, BeOH का होल ट्वाइस, तो यह आ जाएगा 2OH माइनस। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन के अंदर एक तो बेरिलियम आयन चाहिए होगा और 2 हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए होंगे, और वो आयन्स मुझे इन 3 अलग अलग इक्वेशंस के थ्रू मैनेज करने हैं। तो पहली इक्वेशन स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, इसमें बेरिलियम क्लोराइड डिसोशिएट हो रहा है Be+2+2 Cl-। मेरा टारगेट क्या है, बेरिलियम +2, मुझे एक आयन चाहिए और एक आयन इसके अंदर मुझे मिल भी रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 को मुझे एज इट इज रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। फिर सेकंड केस में देखो NaOH, Na+OH-, मेरी रिक्वायरमेंट है OH-, कितना OH-, 2 OH-। यहां पर कितना OH- मुझे अवेलेबल हो पा रहा है, ओनली 1 OH-। तो इसे मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 2 से। लेकिन यहां पर एक अनवांटेड आयन भी आ रहा है, कौन, Na+। इसी तरीके से ऊपर वाली इक्वेशन में भी आपने देखा कि एक अनवांटेड आयन आ रहा था, वो था क्लोराइड, उसका नंबर कितना था, 2 था। तो इन आयंस को यहां से रिमूव करने के लिए मेरे पास में एक तीसरी इक्वेशन अवेलेबल है, जिसमें मुझे Na+ और Cl- को यहां से क्या करना है, रिमूव करना है। तो अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो Na+ भी कितना हो जाएगा, 2, और क्लोराइड भी कितना हो जाएगा, 2। तो या Na+ और Cl- को अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसे अपोजिट कर दूंगा तो Na+ Cl- इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, नंबर भी 2 हो जाएगा, और जो Na+ Cl- मेरे पास में एडिशनल आ रहे थे उनको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। तो चलो स्टूडेंट्स इसको मैनेज कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज रह जाएगा, प्लस इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन की रिक्वायरमेंट 2 थी, माइनस इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि Na+ और Cl- का 2 आयन एक्स्ट्रा आ रहा था, उन्हें रिमूव करने के लिए हमें कितने Na+ और Cl- की जरूरत होगी, 2 की, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास में जो फर्स्ट कैप नोट का जो वैल्यू आ रहा है किसके लिए, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के लिए, वो आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन का जो वैल्यू था वो था 300 प्लस
150 इंटू 2 माइनस 100 इंटू 2। तो ये 300, ये 300, 600 माइनस 200 कितना हो जाएगा 400। ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब मेरे पास में जो कैप एम सी था वो कितना था 40, और ये जो कैप नोट आ रहा है वो कितना आ रहा है 400। तो अल्फा आ जाएगा कैप एम सी अपॉन कैप नोट एम। तो कैप एम सी का वैल्यू 40 अपॉन 400 कैलकुलेट करेंगे तो 0.1, और परसेंटेज वाइज अगर रिक्वायरमेंट होती तो कितना बताते 10%। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एप्लीकेशन के साथ में मैंने इसको पूरा आपके सामने इलेबोरेट किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की रेंज भी अब आप तैयार कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं ये कोलरॉस का एक एप्लीकेशन और समझाने के लिए लिया हुआ एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बात की हुई है। तो किसी भी सेचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए जब भी कभी आपसे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पूछा जाए तो उस सिचुएशन में मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो कैप एम इक्वल्स टू के इंटू 1000 बाय एम यूज करेंगे। यहां पर इंफिनिटी डाइल्यूशन पर यानी कि किसी भी सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं वही क्या होगा इनफाइनाइटेड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा। और उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे कैप एम। तो यहां से जो कैप एम है उसका फॉर्मूला क्या यूज हो जाएगा के इंटू 1000 बाय एस। अब हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज अवेलेबल है। कैप नोट इक्विवेलेंट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1.53 मो सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट दिया हुआ है। लेकिन जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो कैप नोट एम की है। यहां पर मैं इसे लिखूंगा कैप नोट एम, और इसे के सेचुरेटेड के रूप में भी जाना जाता है। तो ये रिलेशन ध्यान रखें आप कि किसी भी सेचुरेटेड सॉल्यूशन की जब भी बात की जाए तो उस समय पर जो कैप नोट एम है उसे सेचुरेटेड सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट मान लिया जाएगा, और सेचुरेटेड जो सॉल्यूशन होगा उसका जो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा के इंटू 1000 बाय एम। एम को रिप्लेस करके मैंने यहां पर क्या लिखा है एस। एस का मतलब क्या है सोल्यूबिलिटी, क्योंकि सेचुरेटेड सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होगी, मोलर कंसेंट्रेशन होगी, वही किसकी इक्विवेलेंट मानी जाएगी सोल्यूबिलिटी की इक्विवेलेंट मानी जाएगी। दैट्स व्हाई मैंने कैपिटल एम को रिप्लेस करके किसके इक्वल कर दिया है, क्या एस के इक्वल कर दिया है। अब यहां से क्वेश्चन में मेरे पास में कैप नोट एम अवेलेबल नहीं है, मेरे पास में कैप नोट इक्विवेलेंट अवेलेबल है। कैप नोट इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कैप नोट एम इक्वल्स टू कैप नोट इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी फैक्टर। कैप नोट इक्विवेलेंट 1.53 दिया हुआ है और BSO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2, तो आ जाएगा 1.53 इंटू 2 कितना आ जाएगा 3.06 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और के जो है कापा जो है वो दिया हुआ है 3.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो यहां से अब कैप नोट एम इसको वैल्यू को पुट करूंगा 3.06 इक्वल्स टू कापा का वैल्यू रखा, तो यहां से एस कैलकुलेट कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 3। अब जो BSO4 है ये BSO4 के लिए अपन क्या बोलेंगे BSO4 इक्वल्स टू जो इसका आयन आएगा वो एक तो क्या आएगा Ba+2 एक क्या आएगा SO4 माइनस 2। तो जो KSP होगा वो क्या होगा एस स्क्वायर। AB टाइप का सॉल्ट हो गया ना, तो KSP क्या होगा एस स्क्वायर हो जाएगा। एस का वैल्यू ऑलरेडी है कितना 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर। तो यहां से मेरे पास में KSP इक्वल्स टू BSO4 एस स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6। तो एक बहुत अच्छी रेंज का क्वेश्चन है, आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए।